नमस्कार। कक्षा 11 हिंदी की कक्षा में स्वागत है बेटा आपका। जैसा कि आपको विदित है कि पिछली 2 कक्षाओं में हमने अपनी आरोह की भाग 1 पाठ्य पुस्तक के गद्यांश भाग के पाठ 2 की शुरुआत की थी, जिसकी लेखिका कृष्णा शोभती जी हैं, जिन्होंने साक्षात्कार विधा के माध्यम से मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र और उनकी जो कला थी उस कला की प्रवीणता को हमारे सामने उजागर किया। मियां नसीरुद्दीन को उन्होंने नान भाइयों के मसीहा के नाम से संबोधित किया। हमने ये पाठ अच्छी तरीके से पढ़ा और समझा और ये भी पता किया कि जिस तरह से साक्षात्कार विधा के अंदर बातचीत की शैली में, संवादात्मक शैली में पूरे पाठ को लिखा गया है, जहां लेखिका के स्थानीय क्षेत्रों की भाषागत विशेषता भी दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने अधिकांश स्थानों पर खड़ी बोली हिंदी के अलावा पश्चिमी पंजाब की पंजाबी और साथ में वर्तमान में जो क्षेत्र पाकिस्तान में है और इसी कारण उनकी भाषा में उर्दू और अरबी फारसी के शब्दों का भी तालमेल दिखाई देता है। भाषा की शैलीगत विशेषताओं के अगर देखा जाए तो यहाँ पर कृष्णा शोभती जी ने बहुत ही सहज और सरल तरीके से अपने बात को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। वो खुद ये मानती हैं कि खूब सारी रचनाएं लिखने की बजाय तो ये श्रेष्ठ है कि कम लिखो लेकिन विशिष्ट लिखो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्नों की। और इन अभ्यास प्रश्नों में किस तरीके से कृष्णा शोभती जी ने नान भाई के मसीहा माने जाने वाले मियां नसीरुद्दीन का जो एक शब्द चित्र हमारे सामने उपस्थित किया है, उसमें से कौन कौन सी विशेषताएं, कौन कौन सी बातें उजागर होती हैं, उसी के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। मियां नसीरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया क्योंकि उन्हें 1-2 नहीं बल्कि 56 तरह की रोटियां बनाने का इल्म मालूम था। इसीलिए नान रोटी बनाने में उनके बेजोड़ कोई दूसरा और ठहर ही नहीं सकता था। लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई? लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास नान भाइयों की मसीहा माने जाने वाले उस व्यक्ति के कला का उदाहरण प्राप्त करने, कला का प्रमाण प्राप्त करने और उसका साक्षात्कार लेने गई थी। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? क्योंकि नसीरुद्दीन की दिलचस्पी इसलिए खत्म होने लगी क्योंकि लेखिका बार बार उस बादशाह सलामत का नाम पूछने लगी कि भाई वो बादशाह कौन से थे जिनके दरबार में आपके पूर्वज जो है कार्य किया करते थे। उस बादशाह का जो नाम है वो मियां नसीरुद्दीन को भी मालूम नहीं था। उन्होंने सिर्फ बादशाह सलामत कह के रोक दिया। तो अब उनको कृष्णा शोभती जी की प्रश्नों से खिंच आने लगी थी, इस वजह से उन्होंने अपनी दिलचस्पी खो दी थी। मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर ये मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए बताइए। तो देखिए, मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर अंधड़, अंधड़ यानी मियां नसीरुद्दीन को अभी क्या होने लगा? गुस्सा आने लगा। तो यहाँ लेखिका ने अपने प्रश्नों का सिलसिला जारी रखा। ये देखिए, यहाँ पे दी गई है ये पंक्ति। इस पंक्ति में साफ स्पष्ट किया गया है कि मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर ये मजमून न छेड़ने का फैसला किया। कौन सा मजमून? कि मियां नसीरुद्दीन ने अपने किसी जानकार को आवाज लगाई और वो जानकार कौन था? वो जानकार यहाँ नाम दिया गया है कारीगर। उन्होंने अपने कारीगर को संबोधित करते हुए कहा, अरे बब्बन मियां, आप भट्टी तो सुलझा दो ताकि काम से निपट जाए। तो कृष्णा शोभती जी ने उससे प्रश्न किया कि ये बब्बन मियां कौन है साहिब? तो मियां नसीरुद्दीन ने रुखाई से फिर से उससे कन्नी काट ली और कहा, ये हमारे कारीगर हैं, और कौन होंगे? तो लेखिका कहती है, हमारे मन में ये प्रश्न आया कि अब हम उनके बेटी बेटियों के विषय में भी जानकारी हासिल कर लें, लेकिन मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर आए हुए अंधड़ के आसार को देखकर हमने ये बात नहीं छेड़ने का फैसला लिया। क्वेश्चन क्या था? उन्होंने इतना ही कहा, शोभती जी ने उनके समक्ष फिर से प्रश्न रखा कि ये कारीगर आपकी शागिर्दी करते हैं? शागिर्दी यानी आपके अंडर में रह करके
कार्य का अनुभव प्राप्त करते हैं, कार्य की कला प्राप्त करते हैं, कार्य की शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन मियां नसरुद्दीन का खाली शागिर्दी नहीं साहब, इनको मैं वेतन भी देता हूँ। तो इस प्रसंग से पूर्व उन्होंने बब्बन मियां के विषय में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की, और जैसे ही ये अंधड़ के आसार उनको उनके चेहरे पर लगे, उनके मन में एक प्रश्न और था कि अगर ऐसा अंधड़ नहीं आता तो वो पूछते उनके बेटे बेटियों के विषय में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे में अंधड़ के आसार को देखकर उन्होंने अपनी अगली बात न छेड़ने का फैसला लिया। अब है अगला प्रश्न, पाठ में मियां नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है? तो यहाँ लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन के शब्द चित्र को अपनी लेखन की विधा से हमारे समक्ष उपस्थित किया है। ये देखिए, यहाँ पे हम इनके शब्द चित्र को अपने आप ही देख सकते हैं। शब्द चित्र का अर्थ होता है शब्दों के माध्यम से कुछ इस तरह का अभिव्यक्तिकरण करना जिसके माध्यम से हमारे यानी पाठक की कल्पनाओं में वो चित्र अपने आप ही साकार होने लगता है। ये देखिए क्या है कि लेखिका बताती हैं, मियां नसीरुद्दीन जो मशहूर है 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। लेखिका कहती हैं, ये मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। मौसम की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां बोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर, और ये अपने कार्य में मशगूल थे, यानी रोटियां बना रहे थे और उसे सेक रहे थे। तो इस प्रकार जो शब्द चित्र लेखिका ने खींचा है वो हमें मियां नसीरुद्दीन के रूप से पूर्ण रूप पूरी तरह परिचित कराता है। पाठ के आसपास के प्रश्न, मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? कि मियां नसीरुद्दीन ने बताया कोई भी कार्य की जो सीख है वो किसी स्कूल में जाने से, किसी को पैसे दे करके नहीं मिलती, बल्कि खुद करने से मिलती है। इसलिए जो भी कार्य, जिस भी कार्य को आप सीखना चाहते हो उसको करके देखो, जितना करके देखोगे आप उसको उतना अच्छे ढंग से सीखोगे। मियां नसीरुद्दीन ने एक बात और बोली थी कि तालीम भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी आप किसी गुरु से शिक्षा लेने जा रहे हो, गुरु अपने शिष्य को जो शिक्षा दे रहा है उस शिक्षा को देने का तरीका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर वो रटा रटाया ज्ञान अपने शिष्य को दे रहा है तो उस शिष्य का कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि गुरु भी अपने शिष्य को अपने अनुभवों के साथ परिस्थितियों में सामंजस्य बिठा करके किसी कार्य को करके और उससे अनुभव लेकर आगे बढ़ने का जो इल्म देता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो मियां नसीरुद्दीन के चरित्र से हमें ये सारी बातें अच्छी लगी, और मियां नसीरुद्दीन जो है वो ये मानते थे कि कार्य जो है चाहे वो हमारा पैतृक धंधा ही क्यों ना हो, हर किसी धंधे के अंदर आप उस कला के पारंगत तभी हो पाएंगे जब आप उसको करके देखेंगे और आप उसको करके सीखेंगे। तालीम भी बहुत बड़ी चीज होती है। ये लेखक तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग किया है। आप दूसरी बार तालीम की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं। कि देखिए, पहली शब्द तालीम का अर्थ होता है शिक्षा की, तालीम यानी तरीका। लेखक तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो मानता है शिक्षा गुरु देता है, शिक्षा देने का जो तरीका है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो तालीम यानी तालीम का जो तरीका है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उसी तरीके के माध्यम से जो शिष्य है वो अपने गुरु की समस्त शिक्षाओं को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ दूसरा शब्द हम प्रयुक्त कर सकते हैं। मियां नसीरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया है। वर्तमान समय में प्राय अपने लोग जो है पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वर्तमान में ये लघु उद्योग और कुटीर उद्योग जो है वो अपना अस्तित्व खोने लगे हैं। हर कोई व्यक्ति जो है पैतृक काम धंधों में अपनी रुचि नहीं लगाता है, क्योंकि पैतृक काम धंधों में उनको शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है, और आज शिक्षा का
बोलबाला है। शिक्षित होने के पश्चात जो व्यक्ति है वो अलग-अलग सरकारी और प्रशासनिक सेवाओं में जाकर के अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। अच्छे और उच्च पदों पर आसीन होकर के वो जो जिसमें मानसिक श्रम अधिक किया जाता है उस कार्य को और उसमें होने वाले बहुत उच्च स्तर के उच्च गुणवत्ता के वेतन की ओर ललायित रहते हैं। इसलिए लोग जो है पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि पारंपरिक व्यवसाय जो है उसकी परिस्थितियां स्थायी भी नहीं रहती है, स्थिर भी नहीं रहती है। कई बारी उस पारंपरिक व्यवसाय में मुनाफा भी हो जाता है, कई बारी घाटा भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोग जो है इसकी बजाय हमेशा स्थिर और स्थायी रहने वाली सरकारी पेशा नौकरी में अपना रुझान दिखा रहे हैं। मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, ये तो खोजियों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी लिखिए। बिल्कुल सही है। अखबार नवीस यानी पत्रकारिता, पत्रकार जो है वो विशेष व्यक्तियों का एक साक्षात्कार लेकर के उसके संबंध में लेख प्रकाशित करवाते हैं, ताकि उस लेख के माध्यम से सारे जो लोग हैं वो उनकी कलाओं से, उनके महत्वपूर्ण गुणों और विशेषताओं से परिचित हो सके। और ये पत्रकार जो है वो अलग-अलग तरीकों से इस समस्त प्रकार की जानकारियां हासिल करने का जुगाड़ करते रहते हैं। यानी खोजी बनकर वो तरह-तरह की खुराफात यानी हरकतें जो हैं वो अपनाते हैं, जिसके माध्यम से वो अपने लेखकों वो अपने पाठकों के लिए एक अच्छा और उत्कृष्ट आकर्षण करने वाला और प्रभावशाली एक लेख तैयार कर सके और उस लेख के माध्यम से वो अपने पत्रकारिता के नए आयामों को वहां बखूबी निखार सके और लोगों के भीतर और ज्यादा उत्सुकता और जिज्ञासा पनपा सके। तो वास्तव में संचार क्रांति में हमारी पत्रकारिता का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें अखबार जो है वो पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण तत्व है, एक साधन है, जिसके माध्यम से वो सूचनाओं और जानकारियों को लोगों तक प्रेषित करता है। तो इस प्रकार हमने आज अपने इस दूसरे पाठ को भी संपन्न किया। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। पाठ के प्रश्नोत्तर को आप कीजिएगा। जहाँ कहीं किसी प्रकार का कोई व्यवधान, कोई शंका, कोई आशंका, परेशानी हो, जरूर संपर्क करें। धन्यवाद।